एक इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा हो सकता है जहाँ पे आप पूरी कला दिखा सकते हो, हर एक चीज़ आपको सीखने में मिल रहा है और एट द सेम टाइम इसमें मैं पॉम्पस नहीं हो रहा हूँ। मैं इसमें सीख के भी काम कर रहा हूँ, बट एक ऐसा काम कर रहा हूँ शायद जिससे आगे किसी को सीखने भी मिले। ये भी है, फैक्ट है, क्योंकि ये काम बहुत रेयर है। तो ऐसा काम मिल रहा है, तो इसमें अगर मैं अपना सब कुछ छोड़ के आगे नहीं जाऊँ या सब कुछ लगा के आगे जितना ज़्यादा लगा सकता हूँ उतना नहीं करूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं उसको बहुत हवा नहीं बनाना चाहता कि मैंने सब कुछ एकदम ऑल अक्रॉस द वे चला गया मैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट है वो मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ गॉड गिफ्टेड म्यूजिशियन है। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कम एज में इतना कुछ अचीव कर पाते हैं जो उन्होंने किया है। अगर आप उनका काम उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा शायद आपको ना लगेगा जो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। बट पर्सनली मैंने जितना उनका काम देखा है मुझे ऐसा लगता है जो डेप्थ उनके म्यूज़िक में है और जो उनके अंडरस्टैंडिंग में है वो बहुत ही बहुत टच करता है आपको। तो ज़्यादा मैं ना उनके बारे में बात करता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ। वेलकम टू द शो अविरल भाई। थैंक यू सो कैसे हैं आप? मच। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छे हूँ। आप बताइए कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? आप भी जबलपुर से हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले तो जबलपुर की कोई खास बात बताइए। सर संस्कार धानी बोलते हैं सबसे पहले तो, जबलपुर संस्कार धानी कहते हैं तो क्लियरली उसी से स्टेट हो जाता है कि संस्कारों की नगरी है। मतलब वहाँ पे आपको, क्योंकि सेंट्रल इंडिया है, अब सेंट्रल इंडियन होने का एक तो सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश, ऊपर से उसका भी सेंटर है जबलपुर। ओह, आप समझ रहे हो, मतलब हिंदुस्तान का दिल। हाँ दिल है वो। तो अब कैसा होता है कि अगर आप इतने कोर सेंटर पे हो तो आपको हर जगह की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। आपको नॉर्थ कल्चर भी मिलेगा, ईस्टर्न भी मिलता है थोड़ा, आपको वेस्टर्न भी मिलता है, सदर्न भी मिलता है, हर चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, हर चीज़ का जमावड़ा लगा हुआ है वहाँ पे जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर चीज़ को एक जो वैल्यू देते हैं वहाँ पे ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है। आप कभी वहाँ आएंगे, वहाँ के लोगों की बोली सुनिएगा, हिंदी में जिस तरीके से वो बात करते हैं। जैसे मुझे कई लोग कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं यार यहाँ बॉम्बे में स्पेशली, कि यार तुम्हारी हिंदी बड़ी अच्छी है, 7-8-9 साल हो गए मुझे यहाँ पे बॉम्बे में, लेकिन तुम्हारी हिंदी वो ख़राब नहीं हुई। तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार मैं वो जानबूझ के भी नहीं रंग में देता अपने आप, हाँ, क्योंकि वो जो वहाँ का एक एसेंस है ना वो बड़ा कमाल है। तो जबलपुर संस्कार धानी संस्कारों की नगरी है, वहाँ पे आपको कमाल चीज़ें मिलेंगी, आपको आर्ट भी उतना ही मिलेगा। और रानी दुर्गावती की नगरी है वो, तो वहाँ पे हिस्ट्री भी मिलेगी आपको, सब चीज़ें। तो बहुत कमाल जगह, बहुत सुंदर जगह, एट द सेम टाइम खूबसूरत भी बहुत है। नर्मदा नदी वहाँ से गुजरती है, नर्मदा नदी थोड़ा ही दूर अमरकंटक से निकलती है और भेड़ा घाट है हमारा, संगमरमर की पहाड़ियाँ हैं पूरा। तो वो कमाल जगह है, बहुत सुंदर जगह है, लोगों को जाना चाहिए। मैं जितने भी दर्शक देखेंगे मैं सबको एक बारी ज़रूर कहूँगा कि आपको एक बारी जबलपुर ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत सुंदर। मैं आपसे क्वेश्चन बाद में करने वाला था, बट क्योंकि आपने अभी जिक्र कर दिया नर्मदा नदी का, तो नर्मदा नदी के ऊपर एक आपने बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट पोजीशन अभी किया है। हाँ हाँ, जिसको बांगुलिया भी बोले, बेसिकली फोक सॉन्ग है। हाँ फोक सॉन्ग है वो, एक्चुअली कंपोजिशन हमारी नहीं है वो, एक ठेठ कैसे बोलेंगे, लोकगीत जिन्हें कहा, लोकगीत उसको हमको, क्योंकि फिल्म की रिक्वायरमेंट थी जी। तो लोकगीत की कंपोजिशन का क्रेडिट तो हमने तो औकात से बाहर तो वो तो नहीं ले सकते, लेकिन नहीं, बट आप उसके ऊपर रिवर्क, हाँ डेफिनेटली तरीके से अपने तरीके से जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट स्क्रिप्ट की और फिल्म की, उस हिसाब से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 2 लाइन थोड़ा सा मुझे सुना दीजिए और हमारे ऑडियंस। नर्मदा मैया ऐसे तो बहे रे, ऐसी तो बहे रे जैसे बहे जदोधा की धार रे। नर्मदा मैया, नर्मदा मैया तोरे दर्शन को है बम बम होला, लगावे डुबकी पार रे। नर्मदा मैया। कमाल म्यूजिक है, मेरे को घर की याद दिलाती है अभी। बहुत 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 बेहतरीन। और ये जब मैंने पहली बार सुना था आपके द्वारा गाया हुआ, मुझे बहुत मतलब कनेक्ट किया था मैंने इस चीज़ को। मैं बोला कि, और तब मुझे पता नहीं था आप एमपी से, तो मैं बोला था कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका कुछ ना कुछ रूट है। फिर मुझे किसी और ने बताया कि हाँ वो जबलपुर से। हाँ, तब मुझे पता चला कि आप जबलपुर से। बल्कि जब मैंने
अभी आपने जिक्र किया ही है, तो हमारी मुलाकात हुई है तवई फिल्म के प्रोजेक्ट पे, आपकी और मेरी। तो जब हम तवई के लिए जब मैं जुड़ा भी तो और मैंने जब बस जाके मुलाकात करी बाकी टीम मेंबर्स से भी, जब मैंने बात करी उनसे, तो सारी कॉन्वर्सेशन हो जाने के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जो फिल्म वो बना रहे हैं वो एक उस रीजन की है और वहाँ के, वहाँ जब मैंने उनको बताया मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो वो यही सबका एक यही कनेक्शन बैठा था कि यार कितना दुनिया कितनी छोटी है, गोल है ना, आप इवेंचुअली मिलना उसी सर्कल पे आपको जाके, एक मीटिंग पॉइंट है। तो जो भी चीज़ें होती हैं एक रीज़न से होती हैं। तो मुझे भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा था वो, और मतलब मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ जिस प्रोजेक्ट पे जुड़ पाया। और मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मेरी फादर से बात भी हो रही थी और मैंने अपने पापा को बोला भी था कि बहुत समय से मन है बम्बुलिया या कुछ एक फोक म्यूज़िक को अपने यहाँ के प्रेजेंट करना, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो कल्चर और जो म्यूज़िक है ना वो अभी भी बहुत अंडरग्राउंड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं किया गया। जैसे आप देखेंगे तो ना, जैसे गुजरात की अपनी एक इंडस्ट्री है, महाराष्ट्र की अपनी एक इंडस्ट्री है, साउथ की तो है ही है, सबकी अपनी अपनी इंडस्ट्री, लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी खुद की म्यूज़िक इंडस्ट्री या आप कह लो फिल्म इंडस्ट्री जैसा नहीं है, ऐसा कुछ रूटेड इंडस्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि हमारी भाषा नहीं, हमारे यहाँ बोलियाँ चलती ज़्यादा हैं। भाषा गुजराती भाषा है, बंगाली भाषा है, हमारे यहाँ बोलियाँ अब बोलियों के ऊपर इंडस्ट्री क्या बने, और विच आई थिंक अगर बन जाए तो कुछ बड़ा अनोखा हो जाएगा, और कोशिश करेंगे हम ही बनाएं। लेकिन वहाँ की बोलियाँ हैं, अब बोलियों के साथ चीज़ें कैसी होती है कि आप उसकी इंडस्ट्री नहीं है तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल नहीं है तो लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं है वो चीज़ें। लेकिन उस जगह से बहुत महान महान कलाकार निकले, आशुतोष राणा और हमारे रघुवीर यादव जैसे जो लोग निकले, उन्होंने वैसे ही काफ़ी प्रचलित किया सब सारी चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत अंडरग्राउंड है। तो मैंने अपने पिताजी से बात करी थी, मैं उनको ये बोल रहा था कि मेरे कभी मन है, और मेरे पापा ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि यार कभी करना, अपना फोक है, तुम ठीक है वहाँ जाके काम कर रहे हो, इतना समय से रह रहे हो, बट अपनी चीज़ तो अपनी चीज़ होती है। तो मौका मिल गया इसमें करने का, और वैसा मौका मिला जो खुद जैसा करना था वैसे ही मिला। तो वो बड़ी फॉर्चुनेट बात है और बड़ी कमाल की बात है। मतलब मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, और कभी कभी इस टाइप के कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हो जाते हैं ना जब मेरा बिल्कुल कोर मैं बिलीव मेरा बन ही जाता है कि हाँ ये ही है भाई। मतलब कुछ चीज़ों पे आपके अपने एक्शंस नहीं है, वो हो रहा है नेचुरली, आपको फील हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद कि हाँ यार ये हो गया, ये कोइंसिडेंस का मान। तो मैं फॉर्चुनेट इनफ हूँ, करने मिल रहा है बम्बुलिया फिल्म प्रोजेक्ट के अंदर, और हम लोग मज़े की बात ये है वहीं जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा कि यार यहाँ से बना के लेकर आऊँगा, सब वहाँ कर रहे हैं, तो वहीं के सिंगर सब वहीं से, तुमने जहाँ से है और वहीं से रूट उठाते हैं और वहीं से देखते हैं क्या ऑथेंटिसिटी है। हाँ हाँ हाँ, सवाल ही नहीं। और उनके भी इनपुट्स मिलेंगे, तो जितना ग्राउंडेड इनपुट्स मिलेंगे बहुत कमाल एक टच है। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे गैंग्स ऑफ वसेपुर जो फिल्म बनी जिसमें जो म्यूजिक कंपोजर थे, शी वेंट ऑल अलोंग टू बिहार, पटना, वहाँ का जाके उन्होंने म्यूजिक उठाया। और ये भी एक बड़ी ताजुब की बात है, क्योंकि ये भी मुझे बहुत टाइम से करना था कि किसी एक रीजन में जाऊँ। मेरा राजस्थान का मोस्टली मन था, मध्य प्रदेश का भी मन था, लेकिन राजस्थान का कैसा है कि बहुत आप कमर्शियल बहुत है तो आप बहुत ईजिली आइडियाज़ बना सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती। लेकिन मध्य प्रदेश का मिला, अपने घर का मिला, तो फॉर्चुनेट इनफ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता। तो आपके बारे में मैंने पढ़ा है, आप ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा से, तो उसके बारे में थोड़ा सा। ब्रह्मास्त्र में मैं एक्चुअली कॉयर टीम में था। ब्रह्मास्त्र में जो अच्छा खासा बड़ा टीम था उसके अंदर, तो हमारा जो उसमें 2 कॉयर टीम्स, उसमें से हमारा 24 लोग का था और दूसरा एक 24 लोग का अलग था। तो हमारा जो टीम था उनमें से वन ऑफ द मेंबर्स में भी था। तो ब्रह्मास्त्र एक अलग एक्सपीरियंस है। ब्रह्मास्त्र का एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको सिखा देता है कि हाँ कैसे एक बहुत हेक्टिक और बहुत टाइट शेड्यूल में कैसे काम होता है। कॉयर प्रोजेक्ट्स में काम करने का फ़ायदा मुझे ये लगता है कि कॉयर प्रोजेक्ट्स में आपको ये सीखने मिलता है कि आपको कैसे हार्मोनाइज होना है लोगों के साथ, विच आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट इन अ म्यूजिकल सेंस, इवन इन यू नो इन पर्सन। आप कैसे, क्योंकि आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते कॉयर में। अगर मैं एक सोलो सिंगर हूँ, हाँ मेरी सोलो सिंगर में क्या आवाज़ है, मुझे म्यूज़िक से ऊपर उठ के गाना है या ब्लेंड होके गाना, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब आप 24 लोग के साथ गाते हो और आप ऐसे प्रोजेक्ट में गा रहे हो जहाँ पे आपको एक यूनोनिमस साउंड करना है, तो एक हार्मनी जो लोगों के साथ बनती है, जो आप उनके साथ एक आपका एक बॉन्ड बनता है, वो चीज़ें सीखने वाली होती है। क्योंकि जब आप जितने बड़े ग्रुप के साथ आप काम करते हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उतने बनते हैं। स्पेशली ये ब्रह्मा जैसे प्रोजेक्ट में जब आप दिन रात काम करते हो, क्योंकि हमारा कॉल टाइम होता था रात में 10 बजे, छूटने का समय होता था सुबह 10 बजे। तो आप ये राउंड ऑफ द क्लॉक जब आप काम कर रहे हो और इस बीच में आपको पूरी रात आपको गाना है, और वो भी 40 लोग के साथ अब आपको गाना है, कोऑर्डिनेट करते हुए गाना, तो आप बहुत सारी एक तो पेशेंस सीखते हो, या आपका पेशेंस उसमें बहुत मायने रखता है। क्योंकि
हर कोई आपकी वाली थिंकिंग नहीं रखेगा यार कि मुझे स्टैंड आउट नहीं होना, मुझे इनके साथ मिल के गाना है, मेरी आवाज़ इनके साथ एक यूनानिमस साउंड होनी चाहिए। हर कोई वो थिंकिंग नहीं रखेगा। अब कोई का कोशिश करेगा कि वहाँ पे प्रीतम बैठे हुए हैं या कोई और बड़े म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, तो मैं हाईलाइट रहा हूँ, मैं दिख जाऊँ, वो चीज़ें होती है। लेकिन आपको सब एक टेम्परामेंट बना के, आपको सबके साथ कोऑर्डिनेशन रख के आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें यही सीखने मिलती है, टीम वर्क सीखने मिलता है, पेशेंस सीखने मिलता है, और देखने मिलता है स्पेशली कि आप ये बड़े लेवल पे जो काम होता है ये कैसे होते हैं, कैसे सिस्टमैटिकली इनको अरेंज किया जाता है। तो मैं, क्योंकि हम जब इसका म्यूज़िक कर रहे हैं तवे का, तो हम भी इसमें कॉयर ले रहे हैं, बड़ा बड़ा म्यूज़िक कर रहे हैं लाइव, और पूरा स्टूडियोज हायर कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आइडियाज़ आए या सीखे, उनको ऑब्जर्व करके ही सीखे। वहाँ पे हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए जी, हम उनको वही देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज होता है, कैसे प्रिपेयर होके आते हैं। क्योंकि जब आप 40 लोग को रिकॉर्ड करते हो, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप जाओगे, आप बैठोगे और फिर आप दिमाग लगाओगे कि हाँ मैं 40 लोग को अब पार्ट सोच के बताऊंगा। नहीं, आपको प्रिपरेशंस रखनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है, पहले से होमवर्क करना पड़ता है। अब यही फ़र्क पड़ता है कि आप 40 लोग वहाँ पे खड़े हैं और कौन कितना ऑब्जर्व करके क्या सीख रहा है और कौन क्या करके क्या जा रहा है, वो डिफरेंट मैटर है। मैंने यही सीखा कि क्योंकि मुझे कंपोजिशन करनी है आगे जाके, मुझे एज अ कंपोजर काम करना है आगे जाके, मुझे फिल्म का बीजीएम करना है आगे जाके, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस मैटर करता है, मुझे ये सीखना है, वैसा है। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर क्या होता है जब आप बड़ी चीज़ों में के प्रोजेक्ट के पार्ट होते हो, बड़ा भले छोटा हो या बड़ा हो, बट वो फिर लोगों के सामने थोड़ा वही अलग मैटर है। बिल्कुल। तो अब तवई जैसा प्रोजेक्ट जब आपको मसाइता है, तो आपका फर्स्ट थॉट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला? कितना चैलेंजिंग था इसके लिए म्यूज़िक करना? बिकॉज जितना मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए, और मतलब मुझे जितनी बातें पता चली हैं उससे ये पता चला है कि आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें कर रहे हो इसकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा ना जाना चाहिए। तभी सबसे पहले तो मैं ये भी बोलूँगा, जितने भी व्यूअर्स हमारे देखेंगे, कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने जेन्युइनली मैं एक हाथ में ही काउंट हो जाएंगे ऐसे सब्जेक्ट इतने रेयर बने हैं, स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि फॉर्चुनेट इनफ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा लकी इनफ हो कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकता मैं कितना फॉर्चुनेट इनफ फील करता हूँ इस चीज़ को लेके। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आप ऑल द वे जितना आप ज़्यादा कर सकते हो आप करने की कोशिश करते हो। और सिर्फ ये तो बात होगी चलो तवई की प्रोजेक्ट की, लेकिन सिर्फ तवई एकमात्र सा प्रोजेक्ट नहीं। आप जो भी चीज़ आपको आपके इंटरेस्ट की मिलती है, सबसे पहली बात हम आर्टिस्ट हैं, हम फॉर्चुनेट इनफ है कि हम एक ऐसी लाइन में है जहाँ पे हम होल हार्टेडली काम करते हैं। बीइंग एन आर्टिस्ट किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमको 9 to 5 पे परेशान नहीं है, किसी को ज़्यादा जवाब नहीं देना, मन का काम है, मस्त मौला होके काम करते हैं। और उस पर भी अगर हम ये नखरे करने लग जाए कि यार नहीं ये मुझे नहीं करना, ये मेरा चॉइस का नहीं है, ये मेरा नहीं है, तो तुम काम कम कर रहे हो, नखरे ज़्यादा कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो तवई अकेले की बात नहीं, इवन तो कोई और भी प्रोजेक्ट हो, मैं जी के साथ भी अभी काम कर रहा हूँ, जगह जगह जहाँ भी जिन भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे कंपनी हो चाहे लोग हो, हमेशा दिमाग में पॉइंट यही चलता है कि यार मेरे फादर क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है, मैं इंजीनियरिंग भी तो कर सकता था, मैं पढ़ाई की लाइन में भी आगे जा सकता था। मुझे बोला भी था घर पे, ऐसा नहीं कि वो म्यूजिकली सपोर्टिव नहीं, बहुत सपोर्ट है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास हो गए हैं, आप मैं सब जी, हम सब एक सिक्योरिटी सोचते हैं कि यार सिक्योर क्या रह सकता है, तो कर सकता था मैं वो। लेकिन मेरे फादर ने फुल सपोर्ट दिया कि नहीं यार तुम इसमें आगे बढ़ो। अब उसमें भी अगर मैं जाके पिकी हो जाऊँ और मैं जितना एक होता ना कि और सारे वेज से भी आगे निकल के अगर उस पर काम ना करूँ तो फिर लानत है। तो तवई अकेले की बात है। और हाँ, कमिंग बैक टू तवई का जो प्रोजेक्ट है, ऐसा जब प्रोजेक्ट मिलता है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, आप आर्टिस्ट हो, आप अपने मन का काम कर रहे हो, उसमें भी आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जो आपकी एक इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा हो सकता है, जहाँ पे आप पूरी कला दिखा सकते हो, हर एक चीज़ आपको सीखने में मिल रहा है। और एट द सेम टाइम इसमें मैं पॉम्पस नहीं हो रहा हूँ, मैं इसमें सीख के भी काम कर रहा हूँ, बट एक ऐसा काम कर रहा हूँ शायद जिससे आगे किसी को सीखने भी मिले। ये भी है, फैक्ट है, क्योंकि ये काम बहुत रेयर है। तो ऐसा काम मिल रहा है, तो इसमें अगर मैं अपना सब कुछ छोड़ के आगे नहीं जाऊँ या सब कुछ लगा के आगे जितना ज़्यादा लगा सकता उतना नहीं करूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं उसको बहुत हवा नहीं बनाना चाहता कि मैंने सब कुछ एकदम ऑल अक्रॉस द वे चला गया मैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे वो फील ही नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं उसमें घुसा उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर मेरे को तो ऐसा हो गया कि ये मेरी ही फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही लग गया है सब इस फिल्म के अंदर, अब मुझे ही करना है सब अच्छा।
तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप, मैं, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सब हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग अपने मन से काम करें। तो मैं हमेशा ये चीज़ मैंने बाकी टीम मेंबर्स को बोली, मैं ऐसे काम करता हूँ कि आपको मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको हमेशा सामने से अपडेट दे दूंगा कि देखो ये है। तो हाँ, रही बात जब हमने तवे के सॉन्ग्स करे तो हम फुल यही तरीके से थॉट प्रोसेस था कि बनाना है, रेयर प्रोजेक्ट है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटीज, इस टाइप के सब्जेक्ट्स बार बार नहीं मिलते। ये शायद एक बार मिला, शायद इसके बाद ना मिले, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हो सकता है ना मिले। ये प्रोजेक्ट्स बहुत रेयर है। तो अब इसको एक बार मिला है तो एक बार में कैसे बेस्ट बना सकते हैं, और स्पेशली थिएटर रिलीज होना है, लोग सुनेंगे, तो इसमें एक एनी विच वे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे जब हमने गाने बनाए, जैसे तांडव की जब आपने बात करी और काल भैरव अष्टकम की बात करी, बम्बुलिया की भी हमने बात करी, तो हमारा वही थॉट प्रोसेस है कि करना तो है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है। अब कैसे करना है, अब सोना पीना खाना वो सब छोड़ दो, लेकिन थॉट प्रोसेस यही है कि इसको बेस्ट बनाना है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि अब हम सोच तो लिया बेस्ट बनाना है, लेकिन अगर हम उस प्रोसेस पे ही बहुत ऑब्लिगेशंस डालने लग जाए या बहुत ऐसे बाधाएं डाल के करने लग जाए तो फिर मतलब नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाए तो भी मतलब नहीं है। क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आर्ट आ जाती है। क्राफ्ट और आर्ट दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आर्ट अंदर से आ जाती है और आर्ट से क्राफ्ट बन जाता है। अगर और क्राफ्ट पे आप छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन आर्ट एक बार आ गई तो वो दोबारा नहीं आती, ऐसा मुझे फील होता है। सर्टेन चीज़ों में तो डेफिनेटली होता है, इस टाइप के सब्जेक्ट्स में स्पेशली। अब जब ये बन गया एक बार, तो फिर मैंने जब बन गया तो फिर उसमें मैंने ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं डाला कि मैंने बोला यार ये दिल से निकल आया है। अब इसको ज़्यादा सुन के कह रहे यार यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, वो बहुत क्रिटिकली सोच रहे हो तो एक बात अलग है, लेकिन जब आपको एक चीज़ बन जाती है दिल से ना, तो फिर आपको लगता है हाँ यार बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया यार, इसको अब चलने देते हैं, अच्छा लगा। तो आप ये तांडव के बारे में बात करें। तांडव के बारे में और भी जो हमने अभी गाने किए हैं, मैं आपको एक भी बात बताता हूँ। जब मैंने आप ये सॉन्ग सुने, तांडव हो या काल भैरव अष्टकम हो, तो काल भैरव अष्टकम मैंने बहुत सारे वर्जन सुने हैं, तो मुझे इतना पावरफुल और इतना इंटेंस वर्जन अभी तक नहीं सुना था मैंने। तो जब से मेरे पास वो सॉन्ग आया है, एक फॉर्म में आया है, मतलब अभी तो फाइनल नहीं है वो ऑब्वियसली, तो जिस भी फॉर्म में वो आया है अभी वो मैं वो सुनता हूँ, वो सुन के ही मेरी मॉर्निंग होती है, राइट। तो मेरा हमेशा से, और ऐसा नहीं कि अभी से, बट मैं बहुत पहले से काल भैरव अष्टकम सुनते हूँ अलग वर्जन, लेकिन जब से मैंने ये वर्जन सुना है मैं यही सुनता हूँ, मैं दूसरे कोई वर्जन नहीं सुनता। अब रही बात तांडव की, तो जैसे बोला कि तांडव हमें अलग करना है, मतलब जो पहले शिव तांडव है जो यस उनसे थोड़ा अलग करना। तो आपने ये बताया कि ये आपके मन से निकला जैसे, तो कई बार ऐसा होता है जो मेनली जो आर्टिस्ट लोग होते हैं या जो भी, जैसे आपने बोला आप स्पिरिचुअल भी हैं ना, तो हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, और जब हम ऐसे सब्जेक्ट से एकदम क्लोजली रिलेट करते हैं, सीन करते हैं, तो आई थिंक ये ना आपके पास डाउनलोड्स आते हैं, तो आपके दिमाग में डाली जाती है चीज़ें, और आपका काम इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको खुद को पता नहीं चलता यार ये कैसे हो। करेक्ट। तो आई बिलीव कि शायद तांडव में भी वैसा हुआ। हाँ, बिकॉज मैंने एक पर्सन को सुनाया था, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने एक पर्सन को सुनाया था, वो भी खुद एक सिंगर है आई बिलीव। तो जब उन्होंने सुना, मतलब लेडी है, जब उन्होंने सुना तो आंखें बंद करके बैठी थी। फिर दूसरी बार उन्होंने सुना तो शी स्टार्टेड क्राइंग, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गया सर। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतना पावरफुल मतलब चीज़ नहीं सुनी, और मुझे ना विजुअल्स आ रहे हैं, मतलब मैं आँख बंद करके बैठे तो मुझे विजुअल्स आ रहे हैं कि क्या विजुअल्स होंगे। तो आई बिलीव ऐसे बहुत कम गाने हैं जहाँ पे आप आँख बंद करके बैठो तो आपको विजुअल्स आते हैं, जिसमें से ये एक गाना है। एंड इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड लोग हो जो इस मामले में। एंड मुझे ऐसा लगता है जो ऑनेस्ट होते हैं ना अपने काम को लेके, अपनी फील्ड को लेके या आर्ट को लेके, उनमें ये बात कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग आ ही जाती है, वो ब्लेसिंग आ ही जाती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं आपके घर आया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, आपके घर में एक छोटा सा शिवलिंग है और वहाँ पे हमेशा कुछ धूप या अगरबत्ती जलती है। तो आपके लिए शिवा क्या है? मेरे लिए शिव क्या है? मेरे लिए शिव क्रिएशन म्यूजिक, क्योंकि मैंने तांडव बनाते वक्त, मैं अभी भी, आपने क्योंकि जब उनकी बात आपने बोली कि वो इमोशनल हो गए थे वो सुन के, क्योंकि आपने मेंशन करी तो थोड़ा मेरा भी दिल भरा हुआ सुन के, क्योंकि कुछ चीज़ें कैसी होती है सर, जब आप बनाना स्टार्ट करते हो, स्पेशली तांडव जैसी चीज़ें, एक तो भगवान शिव पे ही पूरा समर्पित है वो सारी चीज़ें। तो हम जब बैठे थे बनाने के लिए तो हमको फील हो रहा था वो
एनर्जी एक होती है, आपको फील होता है आपके अराउंड एक पता नहीं, मैं उसको एक टर्म नहीं दे सकते हम। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको एक शब्द नहीं दिया जा सकता है, एक्सपीरियंस बस हाँ एक्सपीरियंस है। और एक शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका एक्सपीरियंस जो है ना वो बता भी नहीं सकते, मतलब आप सिर्फ किसी तरीके से फ्रेम कर सकते हो, आप शायद फील नहीं करा सकते। अब जिसमें हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन हमको फील होती है वो चीज़ें, क्योंकि तांडव जैसा सब्जेक्ट जो है जिसपे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। म्यूजिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी तो स्पिरिचुअल भी एक तरफ साइड है, लेकिन म्यूजिकली भी इतनी तालें, इतने मल्टीपल टाइम सिग्नेचर्स बज रहे हैं, उसमें मल्टीपल कॉर्ड्स हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है गाने का वो ऐसे टेक्सचर में है जो टेक्सचर में मैं गाता नहीं हूँ जनरली। मेरी आवाज़ और जो मेरा जॉनर है गाने का यूजुअली गज़ल है और उस तरीके के जॉनर्स में गाता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो विद इन 1 और 2 अटेम्प्ट्स ख़त्म हो रही हैं। क्यों, कैसे? ये तो हम पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना ही मैंने कभी इसके पहले तांडव बनाया है, और जो तांडव बने हुए हैं वो ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, बड़े बड़े लोगों ने बनाया, अजय तो जैसे महान कंपोजर लोगों ने बनाया, और हम इस बीच में अपना एक तांडव अपनी ओरिजिनल लिरिक्स के साथ, ओरिजिनल म्यूजिक के साथ जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वो समझा ही नहीं जा सकती किसी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हो जाती हैं। तो जब आपने पूछा कि शिवा मेरे लिए क्या है, तो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि अब से लेके ज़िंदगी के हर आखिरी सांस तक जो भी मेरे से हो रहा है, जो भी बन रहा है, शिवा है। क्योंकि जो बन रहा है वो उन्हीं की कृपा से बन रहा है, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने 1% क्रेडिट में नहीं लेता तांडव के बनने का। चाहे तांडव हो, चाहे वो आपका काल भैरव अष्टकम हो, जिसके बारे में आपने अभी जिक्र किया कि आप रोज़ सुनते हैं, उस पर 1% नहीं सर। उसमें कुछ हुक्स है जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, जो आप लोगों ने सुने हुए। हम ये कोई चीज़ प्लान थोड़ी करता है, या कोई हम क्यू शीट थोड़ी बनाएंगे बैठ के, स्टाफ नोटेशंस थोड़ी लिखेंगे इन सब चीज़ों के। ये प्रोसेस जो आपको मैं पता नहीं कैसे बता सकूँ, हम 24 घंटे कैमरा भी नहीं लगा सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस मैं और अर्जित ही जान सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम प्लान अप करते हैं तो हम उसके पूरे नोटेशंस बनाते हैं, कॉर्ड चार्ट बनाते हैं, पूरी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं कि ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे खत्म होगा, इसमें ऐसा M1 आएगा, इसमें ऐसा M2 आएगा, M1 M2 मतलब म्यूजिक 1 म्यूजिक 2 ऐसे ऐसे आएगा। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें प्लान होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है वो आप बैठे हो बन जाती है, और बस बन ही जाती हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, तवई का ये जो तांडव जब रिलीज़ होगा उसमें एक हुक आता है, अगेन नॉट रिवीलिंग द इंटायर पार्ट, जब वो हुक आप सुनेंगे, जब वो रिलीज़ होगा गाना, तो वो बहुत गलती से बजा था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। और वो मिस्टेकन टेक है, जो मैंने कीबोर्ड पे प्ले किया है वो मिस्टेक से बजा है, और वो मिस्टेक से उसमें जो गमक आई है वो मिस्टेक से आई है। कीबोर्ड में आप गमक नहीं ला सकते, लेकिन वो समहाउ आ गई, वो मिस्टेक से आई है, और वो फाइनल टेक रिकॉर्डेड है। ऐसा है वो। तो ये कौन करता है? कई बार हम लोग ऐसा होता है, हम लोग कई चीज़ें बहुत अच्छी बच जाती है पर उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो आप दोबारा बजाते वैसी की वैसी बच जाती हैं। लेकिन ये एक मिस्टेक एंड टेक था जो गलती से रिकॉर्ड हो गया था, क्योंकि कीबोर्ड और मेरा जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, अपना जो बजाने वाला कीबोर्ड होता है, वो पास वो गलती से बटन दब गई थी रिकॉर्ड की, तो वो रिकॉर्ड हो गया वो। और जब हमने सुना तो मैंने उसको एक तरफ असाइड तो रखा, लेकिन मैंने उसको दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की। आई स्वेयर टू गॉड, वो अभी तक टिल टुडे हम जब उसको दोबारा बजाने की कोशिश करते हो मेरे से नहीं बचता, टिल टुडे नहीं बचता। हाँ, वो बात अलग है, अगर मैं किसी और प्रोफेशनल म्यूजिशियन को लेके बजवा लूँ वो तो वो ज़रूर उसको बजा देगा, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर वो इंस्ट्रूमेंट को बजाना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और वो गलती से हो गया। तो क्रिएशन और जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, तो कहते हैं ना, वो गाना है शिव समा रहे मुझ में मैं शून्य हो रहा हूँ, तो शून्य से लेके बनने तक जो भी चीज़ है शिव है। तो मेरा तो थॉट प्रोसेस अब ये हो गया, मैं उस लेवल के स्पिरिचुअल, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं स्पिरिचुअल मतलब मैं बहुत समझने लगा हूँ या मैंने बहुत किताबें पढ़ ली हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बिलीव होता है वो बिलीव ही काफ़ी है आपके लिए। अब किताबें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात, पढ़ना चाहिए, मेरी गलती है, मैं सजेस्ट करूँगा पढ़ें सब। लेकिन अगर नहीं भी पढ़ते हो आप, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ जनरली, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इंस्पायर भी होता हूँ। जैसे अपने निर्भय हैं, वो बहुत किताब पढ़ते हैं, तो मैं जब बातें सुनता हूँ लोगों की तो मेरा मन बड़ा डेवलप करता है। बट हाँ, अगर मैंने नहीं भी पढ़ी, लेकिन मैं यहाँ से बिलीव कर रहा हूँ उसको, मैं फील कर पाता हूँ। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे को अंदर कुछ फील होता है इधर, जब भी मैं शिव जी की बात करता हूँ, या जब स्पिरिचुअलिटी किसी भी भगवान की बात, ये म्यूज़िक क्रिएशन की जब बात करता हूँ, यहाँ कुछ फील होता है। अगेन मैं बस बता सकता हूँ यहाँ होता है, क्या होता है वो मैं बता नहीं सकता। तो वो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ों पे क्वेश्चन बिना किए एक विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली वो। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, आगे आने के बाद क्या, तवे के बाद अभी हमारा एक प्रोजेक्ट एक्चुअली चल रहा है। मैं एक जय जगन्नाथ करके एक एनिमेटेड सीरीज़ कर रहे हैं हम,
तो मैं और अर्जित म्यूज़िक कंपोजर्स हैं उसके, और हमारी पूरी टीम है जो वो पूरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। तो जय जगन्नाथ करके ये मोस्टली शायद किसी एक टीवी चैनल पे आएगी, क्योंकि अभी लॉक नहीं है तो इसलिए मैं टीवी चैनल का नाम नहीं मेंशन कर रहा, बट वो टीवी चैनल पे आएगी। और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी मैं जी के साथ, और हमारे भजन आने वाले हैं, नवरात्रि तक आते आते काफ़ी भजन रिलीज़ होंगे हमारे, तो वो एक अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं। और डिज्नी के साथ अभी हमारा एक टाई अप हुआ है, तो डिज्नी के लिए अभी हम लोगों ने कुछ समवेयर अराउंड 120 to 150 सॉन्ग्स बना रहे हैं उनके लिए, तो वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैंने सुना है कि आप वॉइस ओवर भी। हाँ जी। वॉइस ओवर का एक बड़ा फनी किस्सा है एक्चुअली। सीन कैसा है कि मुझे कार्टून देखना ऑब्वियसली सब बचपन में अपने सब ने देखे, और हमने कार्टून ऐसे देखे ड्रैगन बॉल जी और ये नारुतो वारुतो टाइप, है ना। तो अब इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी आपको आवाज़ बड़ी पसंद आती है, तो मुझे वो इमिटेट करना ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे जनरली भी ऐसे अपने यहाँ भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको ऐसे इमिटेट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं इमिटेट करता था। तो अर्जित ने वो चीज़ें नोटिस करी हैं, मैं और भी मेरे आसपास मेरे जितने भी क्लोज लोग जो मुझे करीब से जानते हैं वो लोगों ने वो चीज़ देखी है, क्योंकि मैं उनके सामने वैसे ही हूँ जैसा मैं हूँ, तो उनके सामने मैं कर लेता हूँ ये सब फालतूगिरी। तो एक इस अर्जित ने मुझे फेसबुक का कोई ऐड मुझे भेजा था, और जनरली क्या होता है जो चीज़ तवई में हुई थी वही चीज़ वॉइस ओवर के टाइम पे भी हुई। तो तब तवई का मेरे को किसी रैंडम बंदे को जिसको मैं जानता तक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं फॉलो भी नहीं करता हूँ उस पर्सन को, उसका एक इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट में चले जाते हैं ना मैसेजेस, आपको रिक्वेस्ट में जाके खोलने पड़ते हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उस दिन वो रिक्वेस्ट पे जाके खोल लिया मैसेज, और ये स्टोरी मिली थी कि दिस कंपनी इज़ लुकिंग फॉर अ म्यूजिक कंपोजर, और मैंने आई टेक्स्टेड ये सारी टीम को, तवे की टीम को, और हो गया। सिमिलरली तो अर्जित ने मुझे एक फेसबुक का ऐड भेजा, तो आप एज अ फ्रेंड उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, अब इसके आगे मैं क्या करूँ, वो तो मेरा टेक है। तो अब हर फेसबुक का ऐड आप जाओगे तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर चीज़ हो जाए। हाँ, तो मैंने रैंडमली बस उनका नंबर मुझे था, मेरे को मिला, मैंने उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। हाँ, और अब बाद में मुझे पता चला कि वो बहुत मेजर बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मिस्टर राजीव राज करके हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ दैट आई वर्क विथ हिम। और उन्होंने मतलब आप समझ बक्स बनी की जो हिंदी आवाज़ है वो है पॉपॉय, उनकी आवाज़ है। हाँ, तो वो इतने मतलब हमारा बचपन उन्होंने संवारा, ऐसे समझ लो आप। अब ऐसे एक पर्सन से मैं मिला, पहले मैं जानता नहीं था, उन्होंने ये सब किया हुआ है, तो जब मैं जानने लगा तो मेरे को ऐसा लगा यार क्या बात है इतने अच्छे लोगों के साथ। तो उन्होंने मुझे रैंडमली ऑडिशन के लिए बुला लिया। तो मैंने एक कार्टून आता था सेसेमी स्ट्रीट, वो पपेट शो था, और ये यूएस में बहुत फेमस था, तो उसका जो वर्जन बन रहा था वो यूएई तरफ पे टेलीकास्ट होने के लिए बन रहा था, तो हिंदी और उर्दू का मिक्स था वो। तो उसमें मैंने सेसेमी स्ट्रीट में वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया था, कुकी मॉन्स्टर। अब अगेन कुकी मॉन्स्टर का जो आवाज़ है वो मेरे आवाज़ से टोटल डिफरेंट है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे है। तो उसका आवाज़ जाएगा आपको ऐसे, इसमें गले पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, ये मेरा टेक्सचर नहीं है। और मैंने ऑडिशन दे दिया, अब मुझे लगा कि ठीक है मेरे साथ और भी लोगों ने दिया होगा, मेरा क्या ही सिलेक्शन होगा, तो मैं तो घर आ गया चुपचाप में बैठ गया। एक हफ्ते बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका पार्ट है ये, और 55 एपिसोड से करने के लिए। मैंने बोला चलो यार, मैंने बताया, मेरे फ्रेंड को बताया कि यार ये मुझे पार्ट मिला, तो वो बोली कि कुकी मॉन्स्टर मैंने बचपन में देखा मुझे पता नहीं था कुकी मॉमी के, मैंने देखा नहीं। तो मैंने बोला चलो इतना बड़ा कुछ पार्ट है तो कुछ अच्छा ही होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये टेक्सचर कैसे मेंटेन करूँगा मैं वहाँ पे, 55 एपिसोड्स करने हैं मुझे। बट अगेन वो भी हो गया चीज़ें। और अब कैसा हुआ कि उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट की वजह से अभी जो नया एज अ कंपोजर काम करना वो है जय जगन्नाथ, वो उनकी तरफ से ही आई। तो चीज़ें ऐसी किसी एक कैरेक्टर की थोड़ी सी इमिटेट करके होता है, मैं मतलब पता नहीं है, मतलब जो भी आपको फेवरेट हो। पर मैं सोनू निगम की करता था पहले। सोनू निगम जी मेरे हमेशा से मैंने बहुत आइडलाइज किया उनको। तो सोनू निगम जी का ना एक बोलने का तरीका, वो बहुत सुर में बोलते हैं। तो जैसे आएंगे तो हमारे ज़मीन में जब लता जी होती थी तो इससे बात करते थे, आप बहुत सुरीला कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। ऐसे बहुत जल्दी बोलते, बहुत फास्ट। तो मेरे को ये सब करने की आदत बहुत है, मतलब मेरे को ऐसे कैरेक्टर्स पकड़ने की और उनकी आवाज़ें। किसी एनिमेटेड कैरेक्टर की अगर करनी हो तो आप किसकी करें? और जैसे मैं मिकी माउस करता था पहले मैं, तो वो क्या बात है दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो, ये से डिफरेंट टेक्सचर्स पकड़ के और सारी चीज़ें। तो फिर इससे फिर ये वाला प्रोजेक्ट मैंने किया सेसेमी स्ट्रीट, और फिर शार्क टैंक यूएस का हिंदी डब किया मैंने। तो ऐसे करते करते मल्टीपल चीज़ें करी। फिर एक बड़ा एडवेंचरस प्रोजेक्ट आया वॉइस ओवर में, रशियन फिल्म को हिंदी करना था।
अब उनको सुनो वो समझ ही नहीं आए क्या बोलते हैं वो, तो ये सब बहुत बहुत फन एडवेंचर्स हैं। और मेरे को मल्टीपल चीज़ें करने में मज़ा आता है सर, मेन बात ये है। मतलब मुझे कई बारी लोगों ने टोका है, और मैं ये बात इसलिए भी ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि हम जिस टाइम और एरा में जी रहे हैं, यू कैन नॉट रिलाई ऑन सर्टन थिंग। ऑफकोर्स आप एक चीज़ पकड़ के आगे बढ़ते हो, बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने कंपोजिशन, प्रोडक्शन, मैंने ये चीज़ों को पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है मुझे ये करना है। लेकिन एक होता है आप अपने मज़े के लिए, आप अपने फ़न के लिए दूसरी चीज़ें भी करते हो। आप ज़रूरी नहीं आप उसमें करियर बनाओ, पर मज़ा आता है। कई लोग आए हैं ऐसे लाइफ में जिन्होंने मुझे टोका, क्योंकि मैं सिंगर बनने आया था बॉम्बे, मुझे सिंगिंग करनी थी, पर मैं प्रोडक्शन में घुस गया, फिर मैं कंपोजिशन भी करने लगा। अब मैं फिल्म्स का बीजीएम करता हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर करने लगा, फिर मैं गाने, मेरे जितने गाने रिलीज़ हुए हैं, हमने जितने गाने बनाए हैं वो सारे गाने मैंने लिखे हुए हैं। तो अब मुझे लोग आके बोलते हैं कि तुम या 10 नाव पे सवार हो रहे हो, तुम गिर जाओगे एक दिन, तुम वॉइस ओवर भी कर रहे हो, तुम अच्छा, स्पेशली जब मैं इस टाइप के जो कैरेक्टर्स किया था, कुकी मॉन्स्टर, जिसमें आवाज़ वो प्रॉपर ग्रंज वाला आवाज़ था, तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, तुम गा नहीं पाओगे ऐसे में, तुम्हारा टेक्सचर बिगड़ जाएगा पूरा। सुनो मत किसी की। मतलब आई एम नॉट एट अ पोजिशन जहाँ पे मैं ज्ञानबाजी कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट क्योंकि थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों से चीज़ें कर रहा हूँ, तो सिर्फ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिनकी किसी की सुनो मत। हाँ, मुझे खुद को समझ में आ जाता है कि यार मुझे क्या हार्म कर रहा है और मेरे लिए क्या बेनिफिट, क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल है। तो उतना संभल के कर लो, उतना ही काफ़ी है। लोग आएंगे, हो सकता है कई बार आपको बहुत जेन्युइनली कोई बताए, लेकिन आज के ज़माने में आप कैसे डिफरेंस निकाल पाओगे क्या जेन्युइन है क्या जेन्युइन नहीं है। आप अपना काम करो, एज लॉन्ग एज आपको चीज़ें करने में मज़ा आ रही है जी करो। आप जब मुंबई आए थे तो इसलिए आपको जैसे जो भी मूवी आता है तो इंस्टेंट सक्सेस तो किसी को मिलता है, ऑफकोर्स इनिशियल स्ट्रगल रहता है। तो जो आपका इनिशियल स्ट्रगल के डेज थे, दिन थे, तो उसमें आपके भी रिश्तेदार बोलते थे अरे क्या दो ये बनेगा? नहीं, मैं नहीं, ऑनेस्टली, मतलब मैं इसका बहुत ऑनेस्टली जवाब दूँ, मैं दिल से, मतलब मेरे ना जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं क्लोज है, मैं एक्चुअली नहीं सिर्फ रिलेटिव्स की बात नहीं हो रही, इन जनरल तो देखो, आर्टिस्ट हैं हम, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। आर्टिस्ट को तो मतलब ये तो सुनना, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं होगा जिसको सुनने को नहीं बोलेगा कि यार क्या कर रहे थे, कुछ और कर रहे हो, अनसर्टेनिटी है, ये तो फैक्ट है। और ये तो हर आर्टिस्ट को, मैं तो बोलता बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी, हम तो ये पैरामीटर जो है ये तो लेके चलना है कि ये तो होगा ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब अगर आप शाहरुख खान लेवल पे भी बन जाओगे तो तुमको आगे कोई ना कोई बोलेगा अरे तुम्हारे पीछे भी गुंडे पड़ जाएंगे, तुमको कुछ ऐसा कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे। डराने वाले तो 10 लोग मिलेंगे आर्ट की फील्ड में। उसका रीज़न क्या है सर, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए ये जो फील्ड है इतनी फैसिनेटिंग है, उनको ABCD भी नहीं पता है, उनके लिए फैसिनेटिंग है, ग्लैमरस ही दिखता है ना सब चीज़, ग्लैमर दिखती है, फैसिनेटिंग है, तो वो अपने तरफ से सारी चीज़ें ऐसे तोड़ मरोड़ के एक परसेप्शन लेके आते हैं और आपको बताते हैं। अब आप क्योंकि अंदर घुसे हुए तो आपको पता है ना कितना क्या सच्चाई है क्या झूठ है, आप उस हिसाब से अपना आगे बढ़ो। तो ये पैरामीटर है, ये तो लेके चलना पड़ेगा। तो मैं उस चीज़ को बहुत सीरियसली मैंने कभी से ही नहीं लिया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। मैं 2015 में आया यहाँ पे, मैंने 2015 से टिल टुडे, इवन इन कोरोना पीरियड, मैंने इन सब चीज़ों को सीरियसली लिए ही। बोलते हैं बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, रही बात जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली जो है, स्पेशली फैमिली मतलब अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट मेरी जो पूरी फैमिली है, मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। और मैं वन ऑफ द लकीस्ट पीपल हूँ इस मामले में, क्योंकि हाँ डेफिनेटली मतलब लकीस्ट ऑफ द लकीस्ट पीपल हूँ मैं। और मैं ऑनेस्टली कभी कभी मन में ये ख्याल भी आता है, मैं आज बहुत इतना खुल के बात कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा पॉडकास्ट लंबा हो जाए, पर मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बता रहा हूँ कि कभी कभी दिल में ये भी ख्याल आता है कि जैसे मैं वन ऑफ द मेजर आइडलाइज करता हूँ शाहरुख खान को। जब आप उनकी सक्सेस देखते हो तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि एक इंसान जब इतने लेवल पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ों से, उसकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, जैसे पेरेंट्स उनके छूट गए। पर जब मैं अपनी लाइफ देखता हूँ, जब मैंने अपनी लाइफ में देखी कि मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव है, फैमिली इतनी सपोर्टिव है और सब चीज़ें इतनी है, तो मैं हमेशा अपने आप को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि नहीं, मेरे से कुछ नहीं छूट रहा, टच हो रहा है। मतलब ना फैमिली कहीं जाएगी, ना दोस्त कहीं जाएंगे, और ना मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी कहीं, कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आई विल बी दैट वन पर्सन जिसके पास, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ होगा, उतना होगा जितना था और जितने में खुश है। मुझे बहुत ज़्यादा की नीड नहीं है, बहुत ज़्यादा की लालच भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में बिल्कुल ऐसे राज करना, वो करना, ये सब की भी लालच नहीं है। लेकिन जो है मैं उसको बहुत चेरिश करता हूँ। मेरी एक सर्टेन क्लोज पीपल हैं, मैं बहुत चेरिश करता हूँ। अब मुझे इससे ज़्यादा मिले नहीं मिले, मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं जाएगा कहीं,
क्यों? और मैं इसलिए ऐसा सोचता हूँ क्योंकि मैं वन ऑफ द लकीस्ट पीपल हूँ जिसकी सिर्फ फैमिली मतलब पेरेंट्स और चाचा चाची नाना नानी वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो हैं ही, उनके अपार्ट भी जो एक्सटेंडेड भी जो है वो भी इतना सपोर्ट करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं जब भी जाता हूँ तो वो मुझे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे पता नहीं कहाँ का स्टार आ गया, पता नहीं क्यों। मैं बहुत एम्बैरेस भी होता कई बार, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि मैं बचपन से बहुत थोड़ा सा बहुत गुस्से वाला रहा हूँ। मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अभी भी शायद हूँ, लेकिन अब उतना नहीं था जितना बचपने में था मैं। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें बचपन में मेरे सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स में नहीं, एक्सटेंडेड लोगों ने भी सही हैं। और अब मैं एक्सटेंडेड टर्म नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो सब भी फैमिली ही है, तो मेरी फैमिली वालों ने वो चीज़ें सही हैं। तो अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो मेरे को अब वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं जो अगर मेरे साथ होती तो मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों ने इतना मेरे लिए मुझे सहा है, तो मैं भरोसा रखूं और जितना अपनी तरफ से कर सकता हूँ करूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती नहीं है बट फ़र्ज़ है तो बनता है, सिंपल सा लॉजिक। अगेन से भी मुझे वैसी प्योर पेश मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका। जी जी। और ना ही सिर्फ आप अपने आर्ट में, बट एज अ ह्यूमन बीइंग भी आप बड़े प्योर हो और आपकी एनर्जी वैसी, और वैसा आप एक ऑरा क्रिएट करते हैं जहाँ भी आप जाते हो, पॉजिटिविटी फील होती है। स्पेशली जब मैं आपके घर आता हूँ तो आपके घर की मुझे वाइब बड़ी पसंद रहती है। सो स्वीट। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। तो बस मुझे सिर्फ एक लास्ट चीज़ आप बताइए कि अगर कोई म्यूजिशियन या कोई यंग लड़का या जो लोग है जो चाहते हैं कि म्यूजिशियन बने, तो वो लोग को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेसिकली इस चीज़ को अचीव करने के लिए, और कुछ ऐसे पॉइंटर्स हों या कुछ ऐसे डिसिप्लिन जो उनको मेंटेन करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बीइंग वेरी नॉट बीइंग वेरी मॉडेस्ट, बट अगेन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ मैं इतना बोलूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि अगेन कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं बस वही बताऊँगा। मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, एन नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स करी इन स्कूल लाइफ, इन कॉलेज लाइफ, राइट नाउ इन प्रोफेशनल लाइफ भी। बहुत सारी चीज़ें आपसे जाने अनजाने में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो बहुत मेजर भी होती हैं, माइनर भी होती हैं, लेकिन आप व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज मिस्टेक होते ही आपको एक क्लिक होता है, हर इंसान को होता है जी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही पॉइंट पे आता है, जब आपको वो क्लिक होता है ना कि यार मेरे से ये हो गई। प्रॉब्लम आता है एक्सेप्ट करने में। तो वो जो एक्सेप्ट करने का जो टाइम फेज आता है ना, वो ईगो जो है ना वो गड़बड़ कर देता है, इधर उधर हो जाता है उसमें। तो मैंने अपना जो एक ईगो है वो बहुत पहले कुछ इंसिडेंट्स की वजह से छोड़ दिया। अब जब मुझसे कुछ भी छोटी सी भी चीज़ ऐसी होती तो मैं दिमाग में सोच लेता हूँ कि यार हाँ मेरे से ये हुआ है और मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है मेरी लाइफ का जो हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ 1 साल पहले मैं अच्छा काम कर रहा था। मैं कुछ सर्टेन काम करने के बाद मैं पंजाबी फिल्म्स कर रहा था। मैं एक सर हैं मेरे, उनको असिस्ट कर रहा था और अच्छा मैं कमा भी अच्छा रहा था। पिछले साल अगस्त अक्टूबर सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सब अच्छा चल रहा था। इसी बीच में मुझे एक सीरीज़ ऑफ़र हुई थी, एक एक्स सीरीज़ है फॉर एग्जांपल, मेरे भी सीरीज़ ऑफ़र हुई थी एज अ म्यूज़िक कंपोज़र, जहाँ मैं असिस्ट कर रहा हूँ। मुझे एज अ म्यूज़िक कंपोज़र ऑफ़र हुई थी, बट थोड़ा बजट इधर उधर था। बट बजट इधर उधर था मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कम था कि मैं कर नहीं सकता था, ऐसा नहीं था, मैं कर सकता था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट थिंग मैंने उनको मना कर दिया। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ काउंटर किया हो या कुछ ऐसा किया हो, मैंने बस मना कर दिया उनको कि मेरे से नहीं हो पाएगा सर, पोलाइटली ही सही, पर मैंने मना कर दिया। अब हुआ क्या, जब वो मैंने मना कर दिया और मैंने ये सोच के मना किया कि मेरे पास अभी अगले मंथ 2 फिल्में तो हैं, मैं तो करूँगा फिल्में, मेरा तो कुछ लॉस नहीं है। वो 2 फिल्में नहीं आई, वो चली गई। एंड देन 3 months नो वर्क एट ऑल, ज़ीरो वर्क एट ऑल, क्योंकि मैंने भला पोलाइटली मना किया, पर सबकॉन्शियसली कुछ था ना दिमाग के अंदर, एक ग्रीड थी, एक लालच थी जो मैंने जिस वजह से मना कर दिया। हाँ, एक नीड होती है, आप उस वजह से मना करते हो। कुछ चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को ज़िंदगी में हाँ या ना हाँ कर दो या ना कर दो, बट कुछ चीज़ों में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन वो डिसीजन किस थॉट प्रोसेस और किस इंटेंशन के साथ ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं वो शायद इंटेंशन में करप्शन रहा होगा जिस वजह से वो चला गया। अब वो जो आने वाली जो 2 फिल्में थी वो भी कैंसिल हो गई। अब 3 महीने मैं था नो वर्क। अब जब मैं सो रहा हूँ तो भी मैं कुछ नहीं, मतलब सो के उठ रहा हूँ तब भी मैं कुछ नहीं करूँ, रात में सोने के पहले भी मैं कुछ नहीं, मैं मेरे पूरे 3 महीने ब्लैंक जा रहे हैं। उठ रहा हूँ सिर्फ पता नहीं क्या मोबाइल गेम खेल रहा हूँ, कुछ क्रिएटिविटी नथिंग एट ऑल। अब इस बीच में हुआ क्या, मेरे फादर मदर ने पूरी फैमिली के साथ द्वारका जाने का प्लान बनाया और मैं
उस फेज़ में चला गया जहाँ पे मेरे को किसी से मिलना नहीं। तो मैंने फैमिली को भी बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं है मनाने का द्वारका, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं मन। बट वो लोग जिस दिन निकल ही रहे थे उस दिन मेरा अचानक से मन नहीं, मैं भी आता हूँ। और मैं फिर चला गया यहाँ से सडन एकदम रिजर्वेशंस करके, और मैं पहुँचा। और जब मैं पहुँचा तो मैंने भगवान द्वारका में कृष्ण जी के सामने खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला, एक्सेप्ट किया जेन्युइनली, सारा ईगो असाइड करके कि भगवान देखो मैं समझ गया, मुझे समझ आ गया कि मेरा ईगो कहाँ आया था, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे से फॉल्ट कहाँ हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ को रेक्टिफाई ही कर सकता हूँ, लेकिन बाकी आपके हाथ पे। मैं हाथ पैर मारूंगा आगे भी काम के लिए, मेरा ईगो नहीं है। मैं आज भी, अब चाहे मैं मंथ की 12 फिल्में भी कर लूँ, मैं हमेशा, अगर मेरे पास इतना भी कमी रहेगी तो मैं हमेशा आपके पास आऊँगा और बोलूँगा कि सर अगर कुछ मेरे लायक हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। जिसमें मेरा ईगो नहीं है, मेरा काम है, मुझे मेरा बनता है, और मैं काम ऐसा करूँगा कि आप मेरे पास सामने से आओ, वो एक अलग मैटर है। बट मैं भगवान के पास जाके मैंने सिर्फ हाथ जोड़ के इतना ही बोला कि यार मैं समझ गया, आप आपकी जो मर्जी, मैं समझ गया मेरे से गलती है, मैं इसको रिपीट नहीं होने दूंगा लाइफ में। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ आज यहाँ से। और ट्रस्ट मी रमेश भाई, मैं घर आया हूँ, बॉम्बे वापस आया हूँ, विद इन अ वीक मैंने जय जगन्नाथ साइन करी। उसके बाद विद इन 10 डेज मैंने जी के साथ भजनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके विद इन 10 डेज मैंने तवई साइन करी। और आई स्वेयर टू गॉड, मैं उसके पहले होता क्या था, जब मैं काम करता रहता था तो मैं थोड़ा सा इस अर्जित पे ही चिड़चिड़ा देता था कि यार मैं बहुत काम कर रहा हूँ यार, मेरे को डिस्टर्ब मत करे यार। और मैंने उस दिन से भगवान के सामने कसम खा ली थी कि कितना भी काम होगा, मैं किसी भी तीसरे पर्सन को या खुद को भी ये नहीं गिराऊंगा कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे को यार इरिटेट हो रहा है। तुम्हारा काम है ना, किसने बोला लेने के लिए, फिर मत करो। अगर लिया है तो फिर उस पर नखरे मत करो, और उस पर ये ईगो मत दिखाओ कि मैं बहुत कर रहा हूँ। ये तुम कर रहे हो, तुम किसी के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। रिस्पेक्ट दैट, और रिस्पेक्ट करो एक पर्सन जो तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे सारे नखरे झेल रहा है। तुम्हारा दोस्त हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो स्पेशली मैंने पेरेंट्स के मामले में मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि बचपन में कभी कभी हम पेरेंट्स पे चिड़चिड़ा जाए, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने तब से कसम ही खा के रखा हो कि मैं इसके बाद कितना भी ओवरबर्डन हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सामने वाले पर्सन को। फर्स्टली जब काम करना है इनिशियल लेवल से, ये आप अपनी हेल्थ का ध्यान तो रखो, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है सही तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा खाना पीना छोड़ो भाई, थोड़ा लगो काम में, दिन रात एक आप घुसे रहो। ये मत सोचो कि मैं कुछ बेस्ट कर दूँ, ये सोचो कि मैं करता रहूँगा, इसमें से बेस्ट निकलेगा। एन नंबर ऑफ चीज़ें आपको बनानी तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी, इसमें से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं जी। मैं और अर्जित, हम लोग, मैं पहले जब वाशी रहा करता था, हम लोग दिन रात, हम लोग 1-2 दिन में 10 कॉम्पोजिशंस कंपोज करके लिख के प्रोडक्शन करके रख देते थे, और वो सुनाने लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन करते तो थे। आज उसी की वजह से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तो वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा नींद आपको छोड़नी पड़ेगी इनिशियल लेवल पे, क्योंकि एक सर्टेन एज तक अपन नींद छोड़ भी देंगे तो उतना अफेक्ट नहीं करेगी, एक टाइम के बाद तो नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती। तो पहला तो हो गया वो। दूसरा यही हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही, जो मैंने गलती करी है, आप अपना ईगो असाइड करो। आपको रियलाइज़ होता है, आपको हर इंसान को पता चलता है कि मेरे पास, मैंने लाइफ में ये मेरे एक पॉइंट पे गलती हुई क्रिस्टल, उस टाइम पे अपना ईगो असाइड करके एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ जाओ उस चीज़ को लेके। और कभी भी लाइफ में कितना भी ओवरबर्डन, कभी भी अपनों पे या आसपास, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी, चिड़चिड़ मत करो। आपका काम आप करो और खुश रहो, खुश रखो। और हमेशा एक थर्ड तो नहीं कहेंगे, मेन पावर होती है जो आपको ड्राइव दे रही है हर चीज़ को लेके। जैसे मैं मानता हूँ चीज़, जैसे अभी हमने इतनी बातें करी तो मैं मानता हूँ, तो एक मोमेंट निकाल लो उसको थैंक यू देने के लिए। दिन का 5 मिनट किसी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता। 5 मिनट भी अगर आपने कुछ, मैंने ये नहीं कह रहा धूनी लगा दी, हवन कर दिया है, मत करो, कोई नहीं बोल रहा करने। हाथ जोड़ सकते हो, मंदिर के सामने जाके कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो आप अपनी वर्क प्लेस पे बैठ के नमन कर सकते हो। 5 मिनट अगर निकाल लोगे ना, अच्छा लगेगा। मेरे नाना मुझे समझाते थे, आज वो दुनिया में है नहीं, मुझे बड़ा मैं कल उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और आज हम बात कर रहे हैं सब, मुझे यही चीज़ समझाते थे कि बेटा मत जाओ मंदिर, किसी ने नहीं बोला, लेकिन आज तुम जब अपनी पढ़ाई की किताब के सामने बैठते हो ना, 5 मिनट हाथ जोड़ के फिर स्टार्ट करो तो देखना कितना प्रभाव पड़ता है। वो चले गए तब नहीं समझ में आई, लेकिन आज समझ। तो यही सजेशन है, बाकी फिर सब समझदार है। बहुत सारे लेसन हैं आपसे अरे सीखने के लिए। मेरे से नहीं है सर, सब एक दूसरे से ही है। और दुनिया में तो कैसा है कि हर दिन लर्निंग है, नहीं तो बस इतना ही है। बस अपने एक्सपीरियंस, अपना ईगो साइड रखें। थैंक यू सो मच Thank you. कमिंग टू द शो। थैंक यू।